हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के आगे के सेशन के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि आपके जेनेटिक कोड का क्या रोल प्ले होता है। आपने अगर अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि वो भी इस वीडियो का अच्छे से अंडरस्टैंडिंग ले सके और एडवांटेज उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। अब आज के टॉपिक में हमको जेनेटिक कोड के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में दिया है। इस पूरे पार्ट में से मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड डायग्राम वाला सीरीज जो है, उसमें जो हमने सेकंड वीडियो रिकॉर्ड करके दिया था, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा किस चीज पर ध्यान देना है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो ये जो जेनेटिक कोड का इंफॉर्मेशन है, इसमें कुछ बेसिक्स दिया गया है। इसको आप बस एक बार मेरा वीडियो देख लो तो आपको वापस से टेक्स्ट बुक लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एक बार वीडियो देख लेंगे तो भी वो काफी सफिशिएंट हो जाएगा। एक बार वीडियो देख लो, अच्छे से 1.5 की स्पीड पर सुन लो, तो आपके लिए ऑटोमेटिकली सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या बताया गया है जेनेटिक कोड के इंफॉर्मेशन के बारे में। It is already known that DNA is a master molecule of a cell that initiates, guides and regulates and controls the process of protein synthesis। देखो ये चार वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पता है हमें डीएनए के बारे में कि डीएनए हमारा मास्टर मॉलिक्यूल है। डीएनए क्या है? डीएनए किसी भी सेल का मास्टर मॉलिक्यूल है, जो क्या करता है, जो किसी भी प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोडक्शन इनिशिएट करता है। इनिशिएशन यानी कि बिगिनिंग करना। तो प्रोटीन सिंथेसिस को बनाना ये डीएनए डिसाइड करता है। कैसे तरीके से वो बनेगा ये भी डीएनए डिसाइड करता है। सो सेकंड स्टेप इज गाइडेंस। देन थर्ड स्टेप इज रेगुलेशन। रेगुलेशन करना मतलब क्या होता है? कितना प्रोटीन बनाना है, कब उसको स्टॉप करना है, कौन सा प्रोटीन बनाना है, ये सारी चीजें डिसाइड करना। सो दैट इज रेगुलेशन। एंड कंट्रोल्स। सो रेगुलेशन एंड कंट्रोल्स बोथ आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। तो देखो आपके पास ऐसा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। सबसे पहले आप क्या करते हो? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बनाते हो। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से आप क्या बनाते हो? सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बनाते हैं। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? हम ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के बारे में ऑलरेडी हम 3 से 4 डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं। अब तक अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट से प्रीवियस वीडियो देख लो। मेरे वीडियोस अगर आप एग्जाम के थोड़े टाइम पहले भी डबल स्पीड में भगाकर सुनोगे तो आपको टेक्स्ट बुक हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। आप सिर्फ वीडियो देख लो, वीडियो में आपका टेक्सचुअल कंटेंट ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि हमारा जो डीएनए है वो मास्टर मॉलिक्यूल है, क्योंकि हमारा डीएनए क्या करता है? वो प्रोटीन सिंथेसिस के मॉलिक्यूल को इनिशिएट करता है। मतलब उसका प्रोटीन सिंथेसिस का इनिशिएशन, गाइडेंस एंड रेगुलेशन एंड कंट्रोल, ये सारी के सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है? डीएनए ऑफ अ सेल। To perform this complicated function, it must carry the requisite information। requisite word का मतलब क्या है? required information। requisite इस word का मतलब क्या है? required information। तो अगर डीएनए को प्रोटीन बनाना है, समझो हमको इस डीएनए से कोई पर्टिकुलर प्रोटीन बनानी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं केराटिन प्रोटीन के बारे में, केराटिन प्रोटीन जो हमारे हेयर में प्रेजेंट होती है, अगर केराटिन प्रोटीन बनानी है तो वैसे पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स भी होने चाहिए। क्योंकि आपको एक चीज क्या पता है कि प्रोटीन कैसे बनते हैं? प्रोटीन बनते हैं चेन ऑफ अमीनो एसिड से। प्रोटीन कैसे बनते हैं? प्रोटीन बनते हैं चेन ऑफ अमीनो एसिड से। तो अगर आपको प्रोटीन बनाना है तो आपको अमीनो एसिड्स चाहिए, और अमीनो एसिड्स को लाने के लिए और अमीनो एसिड्स को एक्टिवेट करने के लिए भी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास ही होती है। तो इतना जो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, इस कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को अगर पूरा सक्सेसफुल करना है तो डीएनए के पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। So to perform this complicated function, it must carry all the required information for the synthesis of different types of proteins. Obviously, this information has to be verily located in the DNA itself। verily मतलब क्या होता है? हर जगह पे ये इंफॉर्मेशन प्रॉपरली प्रेजेंट होनी चाहिए डीएनए के स्ट्रैंड में, हर जगह पर। मतलब देखो आपका ये जो डीएनए स्ट्रैंड है, इस डीएनए स्ट्रैंड में हर लोकेशन पे प्रोटीन सिंथेसिस का इंफॉर्मेशन लोकेटेड होना चाहिए। मतलब थोड़ा इंफॉर्मेशन यहाँ, थोड़ा इंफॉर्मेशन यहाँ, हर एक नए नए प्रोटीन का इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से कंप्लीटली। वेरीली का मतलब होता है कंप्लीटली। तो आपको आपके डीएनए को जो भी प्रोटीन बनानी है, उस प्रोटीन की इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर कंप्लीटली प्रेजेंट होनी चाहिए। The site of storing this information lies in the sequence of nucleotides, that is nitrogenous bases, as evidenced by Yanovsky and Sarabhai। तो क्या बोला गया हमको इधर पे कि ये जो प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन है, प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन यानी कि नाइट्रोजनस बेसिस,
देखो हमने डिस्कस किया था, लेट मी क्लियर दिस स्लाइड। हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ऐसे पेंटोज शुगर होती है, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन बेस होता है और यहाँ पे आपका फॉस्फोरिक एसिड होता है। तो ये जो नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेस अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस हम देखते हैं? एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, थाइमाइन। तो ये जो नाइट्रोजन बेसिस है, मतलब समझो एक शुगर के साथ एडिनाइन अटैच्ड है, तो दूसरी शुगर में क्या होगा? थाइमीन अटैच्ड होगा। तो तीसरी शुगर में क्या होगा? तीसरी शुगर में इधर पे आपका ग्वानाइन अटैच्ड होगा। तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। तो आपके प्रोटीन की इंफॉर्मेशन, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। प्रोटीन बनती है अमीनो एसिड से, और कौन से अमीनो एसिड से कौन सी प्रोटीन बनेगी, ये इंफॉर्मेशन स्टोर होती है नाइट्रोजन बेसिस के पास। और नाइट्रोजन बेसिस मतलब क्या? प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स। प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स मतलब क्या? एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, थाइमीन, यूरासिल। आई होप आपको फटाक से ये चीजें याद आ गई होंगी। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड में अब देखो हमको इधर पे क्या बताया गया है। About 20 different types of amino acids are involved in the process of protein synthesis. आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। 11th स्टैंडर्ड में आपको एक चैप्टर था बायोमोलिक्यूल्स। इस चैप्टर में आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था कि प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए क्या चीजें चाहिए होती हैं। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमको अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमको क्या चाहिए होते हैं? अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं। तो अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है अपने साइटोप्लाज्म में। देखो ये आपका सेल है, सेल का ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है, और इस एमआरएनए के पास नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। क्या होते हैं इस एमआरएनए के पास? नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। ये एमआरएनए आपके न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है। क्या हो जाता है? ये एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है, और इसके पास जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं, ये नाइट्रोजनस बेसेस क्या मदद करेंगे? ये नाइट्रोजनस बेसेस स्पेसिफिक अमीनो एसिड ढूंढने में मदद करेंगे, क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड चाहिए, और अमीनो एसिड का इंफॉर्मेशन एमआरएनए के पास है, और एमआरएनए बनता है डीएनए से। तो बेसिकली अमीनो एसिड का इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है, क्योंकि एमआरएनए भी डीएनए से ही बन रहा है। ठीक है, तो टोटल नेचर में कितने अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं? 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, जो हम यूज करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। वैसे तो बहुत सारे 23 24 टाइप्स के अमीनो एसिड्स आपको गूगल पे पता चलेंगे, लेकिन उसमें से नेचुरल अमीनो एसिड्स जो यूज होते हैं, नेचुरल अमीनो एसिड्स जो यूज होते हैं वो सिर्फ 20 टाइप्स के हैं। ये 20 अमीनो एसिड्स ही यूज किए जाते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ओके, आपको नाम नहीं पढ़ने, जब आप फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में जाओगे तो आपको इसके नाम पढ़ने रहेंगे। तो अभी देखो हमें यहाँ आगे क्या बताया गया है। डीएनए मॉलिक्यूल हैज 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। डीएनए मॉलिक्यूल के पास 4 अलग अलग टाइप के नाइट्रोजन बेसिस है। कौन से? प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स। देखो नाइट्रोजन बेस की मैं बात कर रही हूँ। देखो नाइट्रोजन बेस अलग होता है और अमीनो एसिड अलग होता है। ठीक है, ये दोनों को कंफ्यूज मत करना। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बीच में कार्बन, ऐसे साइड में आप, नीचे आपका आर चेन, ऊपर आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पर आपका अमीनो ग्रुप। ये है आपका जनरल अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर है ये? अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। और नाइट्रोजन बेस ये टोटली अलग मॉलिक्यूल है। एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, थाइमीन एंड यूरासिल, ये टोटल अलग कंपोनेंट्स है। तो देखो ध्यान से सुनो हमको क्या बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है हमको इधर पे? लेट मी क्लियर एवरीथिंग। हाँ, क्या बोला जा रहा है हमको इधर पे? डीएनए मॉलिक्यूल हैज 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। डीएनए मॉलिक्यूल के पास 4 कौन से टाइप के नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं? देखो एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, थाइमीन, एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, थाइमीन, ऐसे 4 अलग अलग टाइप के नाइट्रोजनस बेसेस हमको डीएनए में देखने को मिलते हैं। एंड दीज 4 different types of nitrogenous bases, they identify 20 different type of amino acids। 4 नाइट्रोजन बेस से हमको 20 अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स मिलती है। बहुत कंफ्यूजन हो रहा है ना? रुको, सब्र रखो, आपका सारा कंफ्यूजन मैं क्लियर कर दूंगी। देखो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन आया है वही क्वेश्चन यहाँ पे भी दिया है। क्या क्वेश्चन दिया है यहाँ पे? दैट क्वेश्चन अराइजेस देन, हाउ इज इट पॉसिबल दैट 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर एनकोडेड बाय 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। देखो नाइट्रोजन बेसिस 4 ही हैं। क्या बोला मैंने? नाइट्रोजन बेसिस कितने हैं? 4 ही हैं। 4 टाइप के नाइट्रोजन बेसिस हैं। एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, थाइमीन, ऐसे 4 टाइप के नाइट्रोजन बेसिस है डीएनए में। और अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए में क्या होता है? आपका जो थाइमीन है वो रिप्लेस हो जाता है यूरेसिल के साथ।
आरएनए में क्या होता है, आपका जो थाइमीन है वो रिप्लेस हो जाता है यूरेसिल के साथ। तो गिन चुनकर मिला जुलाकर 4 नाइट्रोजन बेसेस है, और इन 4 नाइट्रोजन बेसेस से टोटल आपको कितने अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं, 20 अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं। कैसे, क्वेश्चन आता है कैसे, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आपको आगे दिया गया है। बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू एफएससी क्रिक करके जो साइंटिस्ट थे, दिस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कोडेड लैंग्वेज। ये जो अमीनो एसिड्स की इंफॉर्मेशन होती है ये टाइप के कोडेड लैंग्वेज में स्टोर्ड होती है। ओके, इस लैंग्वेज को हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राम। मतलब जब आप अमीनो एसिड्स की स्टडी करते हो, मतलब जब आप जेनेटिक कोड की स्टडी करते हो, तो उस स्टडी को हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राम। जब आप ब्रेन की स्टडी करते हो तो उसको हम बोलते हैं एनसेफेलोलॉजी। जब आप नर्वस सिस्टम की स्टडी करते हो तो उसको हम बोलते हैं न्यूरोलॉजी। जब आप स्किन की स्टडी करते हो तो उसको हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। ठीक उसी तरीके से जब आप जेनेटिक कोड की स्टडी करते हो, जेनेटिक कोड यानी नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस, मतलब देखो अगर ह्यूमंस की हम बात करें तो समझो ह्यूमन 1 है। आपको ये तो पता ही होगा कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज के जो होते हैं उनका 99% डीएनए सेम होता है, सिर्फ 0.1% डीएनए अलग होता है। 0.1% डीएनए क्या होता है, अलग होता है। तो ये 0.1% डीएनए में क्या अलग होता है, सबका डीएनए दिखने में ऐसा ही रहता है बच्चों, ठीक है, लेकिन इनके अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस है, जैसे समझो अगर ह्यूमन 1 की मैं बात करूं तो उसके अंदर नाइट्रोजन बेसिस कुछ इस सीक्वेंस में प्रेजेंट होंगे, AGCT ATGC, ऐसे कुछ प्रेजेंट होंगे, रैंडम सीक्वेंस। और अगर मैं ह्यूमन 2 की बात करूं, किसकी बात करूं, अगर मैं ह्यूमन 2 की बात करूं, उसका डीएनए भी दिखने में सेम होगा, लेकिन उसका नाइट्रोजन बेसिस समझो कि ऐसे कुछ प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है, ACGTGACT। तो अब देखो इन 4 सीक्वेंस में देखो और इन 4 सीक्वेंस में देखो क्या डिफरेंस है, यहाँ पर ये GC पहले है और यहाँ पर ये बाद में है। तो सीक्वेंस बदल गया, और इसी सीक्वेंस के बदलने के वजह से डीएनए का प्रॉपर्टी बदल जाता है, पूरा का पूरा जेनेटिक इंफॉर्मेशन बदल जाता है। तो हर एक इंसान का डीएनए 4 नाइट्रोजन बेसिस से ही बना है, किसी इंसान में नया नाइट्रोजन बेस नहीं आता है। हर इंसान के डीएनए में ये 4 नाइट्रोजन बेसिस ही हैं, एडिनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, थाइमीन। लेकिन इन नाइट्रोजनस बेसिस का अरेंजमेंट अलग है, किसी के में एडिनाइन पहले है, ग्वानाइन बाद में है, किसी के में ग्वानाइन पहले होगा, एडिनाइन बाद में होगा। तो ये जो नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंस है ना, इस सीक्वेंस की वजह से ह्यूमन डीएनए डिफरेंट होता है। क्या बोला गया है हमको इधर पे कि ये जो नाइट्रोजनस बेसिस का अरेंजमेंट है, ये नाइट्रोजन बेसिस के अरेंजमेंट के वजह से ही डीएनए सीक्वेंस चेंज हो जाता है। समझ में आई आपको इतनी बात? ओके, तो अब देखो आगे क्या बताया गया है कि हमको एफएचसी क्रिक साइंटिस्ट ने क्या बोला कि जेनेटिक स्टडी को हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राम दैट कंटेन्स जेनेटिक कोड वर्ड्स। ओके, देखो जेनेटिक कोड में क्या प्रेजेंट होता है, लेट मी जस्ट क्लियर द एंटायर स्लाइड। हाँ, क्या बोला गया हमको इधर पे कि हमारे जो क्रिक साइंटिस्ट थे उन्होंने हमको बोला कि जब आप ये जेनेटिक कोड की स्टडी करते हो तो इसको हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राम। और ये जेनेटिक कोड में क्या प्रेजेंट होता है, आपके कोडॉन्स। आपके दिमाग में कुछ घंटी बज रही होगी, आपने 10th स्टैंडर्ड में ये वर्ड पढ़ा था, कोडॉन। कोडॉन मतलब क्या होता है, आपके जो नाइट्रोजन बेसेस है AGCT ACTG, मतलब ऐसे कोई भी रैंडम सीक्वेंसेस जो प्रेजेंट है आपके आपके डीएनए में, जो नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है, 3 नाइट्रोजन बेस जब एक साथ आ जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं कोडॉन। क्या बोलते हैं इसको हम, कोडॉन। 3 नाइट्रोजन बेस से मिलके एक कोडॉन बनता है। अब आप सोचोगे मैम ऐसा क्यों, 3 नाइट्रोजन बेस ही क्यों, एक नाइट्रोजन बेस क्यों नहीं बना सकता कोडॉन? क्योंकि एक नाइट्रोजन बेस से भी तो अमीनो एसिड मिलती है ना, डेफिनेटली मिलती है। आपके सारे सवालों का मैं जवाब दूंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखो, आने वाले 5 मिनट में आपके सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा। तो देखो इधर पे क्या बताया गया है, जेनेटिक कोड की स्टडी को बोलते हैं क्रिप्टोग्राम, और इन जेनेटिक कोड में प्रेजेंट होते हैं कोडॉन्स, एंड ईच वन स्पेसिफाइंग स्पेसिफिक अमीनो एसिड। एक चीज याद रखो, एक कोडॉन से एक ही अमीनो एसिड बनता है। क्या बोला गया है, एक कोडॉन से एक ही अमीनो एसिड बनता है, इसको हम बोलते हैं एम्बिगस नेचर ऑफ जेनेटिक कोड। क्या बोलते हैं इसको हम, एम्बिगस नेचर ऑफ जेनेटिक कोड, यानी कि एक कोडॉन से आपको एक ही अमीनो एसिड मिलेगा। आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड जो दिए गए हैं, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में मतलब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, उसमें आपको ये बताया गया है कि एक कोडॉन से एक अमीनो एसिड बनेगा। जैसे हर एक ताले की एक ही चाबी होती है, वैसे एक अमीनो एसिड जो है, मतलब एक कोडॉन से एक ही अमीनो एसिड बनता है। ओके, ऑल राइट।
Genetic code therefore is a collection of base sequences that correspond to each amino acid. तो क्या बोला गया है हमको इधर पे कि आपका जो जेनेटिक कोड है, ये जो आपका जेनेटिक कोड है, ये पूरा का पूरा आपका जेनेटिक कोड है, और ये जेनेटिक कोड किससे बना है? कोडॉन से बना है। कोडॉन मतलब क्या? 3 नाइट्रोजन बेस को एक साथ मिला दो तो आपको एक कोडॉन मिलेगा। देखो इधर डायग्राम देखो, ये डायग्राम देखो, आपको इसमें बहुत अच्छे से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बताया है। आप इमेजिन करो कि आपके पास ऐसा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है, ऐसे इमेजिन करो, ठीक है। तो इधर पे प्रेजेंट रहेगा सी, इधर प्रेजेंट रहेगा जी, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग, इधर प्रेजेंट रहेगा ए, इधर यू, इधर जी, इधर सी, ऐसे इमेजिन करो कि आपके पास डीएनए है, ठीक है। तो देखो हमको इधर क्या बोला गया है, ये जो आपका आरएनए है या डीएनए है जो भी है, इनमें जो नाइट्रोजनस बेसेस प्रेजेंट होते हैं, 3 नाइट्रोजन बेस मिलके एक कोडॉन बनाते हैं, 3 नाइट्रोजन बेस मिलके एक कोडॉन बनाते हैं। तो ऐसे देखो आपको कितने सारे कोडॉन्स का एग्जांपल दिया गया है। ये है आपका जेनेटिक कोड, इसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं जेनेटिक कोड। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही है। नहीं समझ में आएंगी तो वीडियो को 2 बार देखो, 100% समझ में आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका जो क्वेश्चन था कि मैम एक कोडॉन में 3 नाइट्रोजन बेस ही क्यों प्रेजेंट है, क्या था आपका क्वेश्चन कि एक कोडॉन में 3 नाइट्रोजन बेस क्यों प्रेजेंट है? हमने क्या बोला कि आपके पास 4 नाइट्रोजन बेसेस हैं और इन 4 नाइट्रोजन बेसेस से आपको टोटल 20 अमीनो एसिड्स मिलती हैं। तो अब आप ये पैराग्राफ पढ़ लो, ये पैराग्राफ आपने पढ़ लिया ना, आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखो इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है। अ सिंगल नाइट्रोजन बेस इन अ कोडॉन, दैट इज सिंगलेट कोडॉन, विल एनकोड ओनली फॉर ओनली 4 डिफरेंट अमीनो एसिड्स। क्या बोला गया है हमको इधर पे? आपका जो सिंगलेट कोडॉन होता है, ये देखो ये सिंगलेट कोडॉन है। सिंगलेट कोडॉन मतलब क्या होता है? अ सिंगल नाइट्रोजन बेस, एक नाइट्रोजन बेस कितने अमीनो एसिड्स के लिए कोड करेगा? एक नाइट्रोजन बेस सिर्फ कोड करेगा 4 अमीनो एसिड के लिए, लेकिन हमको कितने अमीनो एसिड्स चाहिए? 20 अमीनो एसिड्स चाहिए। तो एक कोडॉन से काम बनेगा क्या? नहीं। फिर आगे क्या दिया है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नाइट्रोजन बेसेस दैट इज डबलेट कोडॉन will specify 16 different types of amino acids। क्या बोला हमको? एक कोडॉन से 4 अमीनो एसिड मिल रहा है, लेकिन हमको 20 अमीनो एसिड्स चाहिए। तो ये एक कोडॉन से बात नहीं बनेगी। अगर हम 2 कोडॉन साथ में ले लें तो हमको कितने अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं? हमको 16 अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं। कितने अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं? 16 अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं। लेकिन हमको 16 अमीनो एसिड्स भी नहीं, हमको 20 अमीनो एसिड्स चाहिए। अभी भी 4 अमीनो एसिड कम पड़ रहे हैं। आपने घर पे सुना होगा, आपकी मम्मी बोलती है हमेशा कि खाना हमेशा ज्यादा रहेगा तो चलेगा, लेकिन कम नहीं पड़ना चाहिए, कोई इंसान भूखा नहीं रहना चाहिए। तो उसी तरीके से अपना मिनिमम अमीनो एसिड का रिक्वायरमेंट कितना है? 20 अमीनो एसिड से ज्यादा रहेगा तो चलेगा, एकदम ज्यादा भी नहीं, लेकिन 20 अमीनो एसिड्स होना चाहिए। 20 अमीनो एसिड से अगर बहुत कम है तो काम नहीं बनेगा। 20 अमीनो एसिड से ज्यादा अमीनो एसिड्स बन रहे हैं तो चलेगा, लेकिन 20 अमीनो एसिड से कम नहीं बनना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो एसिड्स चाहिए, ठीक है। ओके, तो क्या बोला गया हमको इधर पे? 20 मतलब 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। ऐसा नहीं कि एक ही अमीनो एसिड के 20 मॉलिक्यूल्स मिल गए, मतलब ल्यूसिन 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 ल्यूसिन, ऐसा नहीं, अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं। तो नेचर में टोटल कितने टाइप के अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं? 20 टाइप के अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है। एक नाइट्रोजन बेस से, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो मेरी बात, आंख बंद करके सिर्फ सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। एक नाइट्रोजन बेस से 4 अमीनो एसिड मिल रहे हैं, 2 नाइट्रोजन बेस से 4 into 4 16 अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी कम पड़ रहे हैं, मुझे अभी भी 20 अमीनो एसिड्स चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगी? मैं यूज करूंगी 3 नाइट्रोजन बेस का कॉम्बिनेशन। एक नाइट्रोजन बेस से 4 अमीनो एसिड मिला, 2 नाइट्रोजन बेस से 4 into 4 16 अमीनो एसिड्स मिला। लेकिन अगर मैं 3 नाइट्रोजन बेस का कॉम्बिनेशन यूज करूं तो 4 into 4 into 4 कितने अमीनो एसिड्स मिलेंगे? 64 अमीनो एसिड्स मिलेंगे, जो कि हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट से काफी ज्यादा है। और ज्यादा रहेगा तो चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेसेस दैट इज ट्रिपलेट कोडॉन, ट्रिपलेट यानी 3 नाइट्रोजन बेस को एक साथ मिला दो। तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नाइट्रोजन बेसेस विल स्पेसिफाई, मतलब इट विल प्रोड्यूस 64 different types of amino acids, and hence G. Gamow suggested that in a codon there must be combination of 3 consecutive nitrogen bases। consecutive यानी कि एक के बाद एक के बाद एक, continuous। consecutive वर्ड का मतलब क्या होता है? continuous। मतलब समझो ये आपका डीएनए है और डीएनए में ऐसे लाइन से
कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लाइन से, ये एक नाइट्रोजन बेस, ये दूसरा नाइट्रोजन बेस, ये तीसरा नाइट्रोजन बेस, तो ऐसे लाइन से 3 नाइट्रोजन बेस को हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नाइट्रोजन बेस। ऐसा नहीं होना चाहिए एक आपने ये नाइट्रोजन बेस लिया, फिर आप दूसरा ये वाला नाइट्रोजन बेस ले रहे हो, फिर तीसरा ये वाला नाइट्रोजन बेस ले रहे हो, ऐसा कॉम्बिनेशन हम कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि बीच में ये गैप आ जाएगा, और नाइट्रोजन बेसिस के बीच में कभी गैप नहीं होता है। समझ में आ रही है बात? तो कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव यानी कि लाइन से, आप अपनी मर्जी के नाइट्रोजन बेस नहीं उठा सकते, लाइन से जो नाइट्रोजन बेसेस हैं वही नाइट्रोजन बेसेस को कोडॉन बोलते हैं, ठीक है। तो 3 नाइट्रोजन बेस जब एक साथ आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। क्या बोलते हैं इसको हम? ट्रिपलेट कोडॉन। ट्रिपलेट क्यों? क्योंकि 3 नाइट्रोजन बेस है, 2 नाइट्रोजन बेस होता है तो उसको बोलते हैं डबलेट कोडॉन, और 1 नाइट्रोजन बेस है तो उसको बोलते हैं सिंगलेट कोडॉन। लेकिन हमने क्या चीज देखी, सिंगलेट कोडॉन से हमको कितने अमीनो एसिड मिल रहे हैं? देखो 1 नाइट्रोजन बेस से हमको 4 अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं, 2 नाइट्रोजन बेस से हमको 16 अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं, और 3 नाइट्रोजन बेस के कॉम्बिनेशन से हमको 64 अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं। तो हम ये वाला कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो अब आपका वो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि मैम 3 नाइट्रोजन बेस ही क्यों चाहिए, क्योंकि 1 नाइट्रोजन बेस से कम अमीनो एसिड मिल रहा है, 2 नाइट्रोजन बेस से अभी भी कम अमीनो एसिड बन रहा है, लेकिन अगर आप 3 नाइट्रोजन बेस का कॉम्बिनेशन यूज करते हो तो आपको ज्यादा अमीनो एसिड्स मिलेंगे, और इसीलिए हम ट्रिपलेट कोडॉन यूज करते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स है वो आपके साइटोप्लाज्म में स्टोर्ड होती है इनएक्टिव फॉर्म में, जितना अमीनो एसिड्स चाहिए उतने अमीनो एसिड्स को हम यूज करते हैं, बाकी का अमीनो एसिड स्टोर हो जाता है नेक्स्ट प्रोटीन बनाने के लिए, क्योंकि बॉडी में एक ही टाइप की प्रोटीन नहीं बनती है, बॉडी में बहुत सारे टाइप्स के प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है। तो इधर पे क्या बताया गया है, गमोव साइंटिस्ट ने हमको क्या बोला कि किसी भी कोडॉन के अंदर 3 नाइट्रोजन बेसेस होने चाहिए, तभी आपको 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स मिल पाएंगे। आई होप आपको ये स्लाइड अच्छे से समझ में आया होगा। ये 3 मिनट का स्लाइड है, इसको वापस से रिपीट करके 2 बार सुनो, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो इधर पे क्या बताया गया है, दस देयर वुड बी 64 डिफरेंट कोडॉन्स। तो इसलिए हमको क्या बोला गया है कि अगर आप 3 नाइट्रोजन बेस यूज करोगे, 3 नाइट्रोजन बेस का कॉम्बिनेशन अगर आप यूज करोगे तो आपको 64 अमीनो एसिड्स का कोडॉन मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? 64 अमीनो एसिड्स के कोड वर्ड्स मिलेंगे। तो देयर वुड बी 64 डिफरेंट कोडॉन्स और कोड वर्ड्स इन द डिक्शनरी ऑफ जेनेटिक कोड, एंड दैट ईच कोड वर्ड हैज टू बी अ ट्रिपलेट कोडॉन। तो इधर देखो, इधर क्या बोला गया है, हमारे पास क्या बोला मैंने, 4 टाइप के ही अमीनो नाइट्रोजन बेस होते हैं। क्या बोला हमने? हमारे पास 4 टाइप के नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, थाइमिन। अगर थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाए तो भी कोई बात नहीं है, सेम फंक्शन होता है। तो इधर पे देखो, इधर पे भी 4 टाइप के नाइट्रोजन बेसेस दिए गए हैं। ये है आपका यूरेसिल, साइटोसिन, एडिनाइन, गुआनाइन, सेम 4 टाइप के नाइट्रोजन बेस दिए गए। ये जो पैटर्न है ना, ये जो बॉक्स आपको दिया है, इसको बोलते हैं डिक्शनरी ऑफ जेनेटिक कोड। ये आपको लर्न नहीं करना है, ये आपको कतई लर्न नहीं करना है। अजीब बात है, पाठांतर करायचं नहीं है, ये बिल्कुल लर्न नहीं करना है। सिर्फ आपको इधर टेक्निक बताया गया है कि किसी भी अमीनो एसिड का कोड वर्ड कैसे पहचानते हैं। तो देखो, ये फर्स्ट नाइट्रोजन बेस, सेकेंड नाइट्रोजन बेस और थर्ड नाइट्रोजन बेस, ये तीनों मिलके जो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं उससे आपको मिल रहा है फिनाइल एलानिन। फिर ये फर्स्ट नाइट्रोजन बेस, ये वाला फर्स्ट नाइट्रोजन बेस और ये वाला नाइट्रोजन बेस, ये 3 मॉलिक्यूल मिलकर बना रहे हैं आपका सेकेंड अमीनो एसिड। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अलग अलग टेक्निक बताई गई है। देखो, यू 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 से आपको मिलता है फिनाइल एलानिन, फिर यू यू सी से आपको मिलता है फिनाइल एलानिन, यू यू ए से आपको मिलता है ल्यूसीन, और यू यू जी से आपको मिलता है ल्यूसीन। यानी कोड्स अलग अलग है। क्या बोला मैंने? कोडॉन्स अलग अलग है। एक कोडॉन से एक ही अमीनो एसिड बन रहा है, ठीक है। ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है कि आपको यू 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 से 2 अमीनो एसिड मिल रहे हैं? ऐसा कहीं पर लिखा है क्या? नहीं। यू 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 यानी कोई भी अमीनो एसिड, एक्स 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 से आपको एक ही अमीनो एसिड मिलेगा, वाई 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 से आपको एक ही अमीनो एसिड मिलेगा, एक्स वाई जेड से आपको एक ही अमीनो एसिड मिलेगा। एक कोडॉन से एक ही अमीनो एसिड मिलता है, याद रखो ये चीज, ठीक है। ओके, हाँ, तो देखो इधर पे क्या बोला गया है कि आपके टेक्स्ट बुक में जो जेनेटिक कोड का डिक्शनरी दिया गया है उसमें क्या बोला है कि आपका जेनेटिक कोड हमेशा ट्रिपलेट होना चाहिए, मतलब 3 नाइट्रोजन बेस से ही आपको अमीनो एसिड मिलेगा। ये टेबल देखो, ये टेबल ध्यान से देखो, जितने भी कोड्स है सब 3-3 के कॉम्बिनेशन में। कितने कॉम्बिनेशन में? 3-3 के कॉम्बिनेशन में। और ये सारे नाम जो है ये अमीनो एसिड्स के नाम है। किसके नाम है ये? अमीनो एसिड्स। PHE मतलब फिनाइल एलानिन, LEU मतलब ल्यूसीन,
ILE मतलब आइसोल्यूसिन, MET मतलब मिथियोनिन, VAL मतलब वैलिन, SER मतलब सेरीन, प्रोलीन, थ्रियोनिन, एलेनिन, टाइरोसिन। फिर ये स्टॉप कोडॉन है। स्टॉप कोडॉन का क्या फंक्शन होता है ट्रांसलेशन में बताऊंगी मैं आपको। स्टॉप कोडॉन के कोडॉन्स याद करने हैं। फिर हिस्टिडीन, ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामीन, एस्पेरिजीन, लाइसिन, एस्पेरेटिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन, स्टॉप कोडॉन, ट्रिप्टोफैन, आर्जिनिन, सेरीन, आर्जिनिन, ग्लाइसिन। तो ऐसे आपको इतने सारे अमीनो एसिड्स हैं और सारे अमीनो एसिड्स का कोड वर्ड दिया है। देखो ध्यान से सुनो, बहुत सारे बच्चे टेंशन में आ जाएंगे, अरे बाप रे ये सब याद करना है क्या? बिल्कुल याद नहीं करना है। मैंने क्या बोला? ये बिल्कुल याद नहीं करना है, आपको बिल्कुल याद नहीं करना है। आपको सिर्फ याद क्या रखना है, एक कोडॉन में कितने नाइट्रोजन बेस होने चाहिए? 3 नाइट्रोजन बेस होना चाहिए। सिर्फ इतना याद रखो कि कोडॉन जो है आपका, एक कोडॉन जो है वो ट्रिपलेट होना चाहिए। ट्रिपलेट मतलब क्या? 3 नाइट्रोजन बेस से बना है। एक कोडॉन 3 नाइट्रोजन बेस से बनता है, ठीक है। ऑल राइट। Every 3 consecutive nucleotides in a DNA will constitute a triplet codon। मतलब अगर आपके पास ऐसा कोई DNA स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है, यहाँ पर A, यहाँ पर G, यहाँ पर C, तो ये 3 नाइट्रोजन बेस मिलके क्या बनाएंगे? एक कोडॉन बनाएंगे। हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको यही बताया गया था कि आपके जो कॉन्जिक्यूटिव नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, ये कॉन्जिक्यूटिव नाइट्रोजन बेस मिलके क्या बनाते हैं? देखो ये स्लाइड में क्लियर कर देती हूँ। क्या बताया था हमको? ये जो 3 नाइट्रोजन बेस है ये मिलके एक कोडॉन बनाते हैं, फिर नेक्स्ट 3 नाइट्रोजन बेस मिलके नेक्स्ट कोडॉन बनाते हैं, फिर आगे के 3 नाइट्रोजन बेस मिलके नेक्स्ट कोडॉन बनाते हैं। तो ऐसे ही, मतलब ये वाला 3, तो ऐसे ही आपके पास एक कोडॉन में 3 नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट कोड, इस वर्ड को रट लो। एंड दिस वाज एविडेंस फर्स्ट बाय क्रिक। कौन से साइंटिस्ट ने बताया था हमको ये? सबसे पहली बार FHC क्रिक ने। यूजिंग विच टाइप ऑफ म्यूटेशन? कौन सा मेथड यूज किया था इन्होंने? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन यूज किया था। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है, कैसे होता है, म्यूटेशन मतलब क्या होता है, ये सब हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। ओके, तो अब इधर पे देखो क्या बताया गया है। हाउएवर M. Nirenberg and Matthew were able to synthesize artificial mRNA which contained only one type of nitrogen base, for example uracil और homopolymer। मतलब क्या बताया कि ये जो 2 साइंटिस्ट हैं, निरेनबर्ग एंड मैथी, इन्होंने क्या किया? इन्होंने आर्टिफिशियल mRNA बनाया। अब तक हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से हम mRNA बनाते हैं। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से हम क्या बनाते हैं? mRNA बनाते हैं। और इस mRNA के ऊपर ऐसे जेनेटिक कोड होता है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इस साइंटिस्ट ने क्या किया? इन्होंने ये mRNA आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया। इन्होंने क्या किया? ये mRNA आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया। और इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि इस आर्टिफिशियल mRNA के ऊपर एक ही टाइप का जेनेटिक कोड है। क्या है? एक ही टाइप का नाइट्रोजन बेस है, दैट इज यूरासिल। इन्होंने देखा कि इस mRNA के ऊपर एक ही टाइप का नाइट्रोजन बेस है, यूरासिल, इसीलिए इसको बोला हमने होमोपॉलीमर। होमो मतलब सेम नाइट्रोजन बेस। एंड दिस सिंथेटिक पॉलीयू sequence was transferred to protein synthesizing enzymes. A small polypeptide molecule was produced by the linking of phenylalanine molecules। तो हमने क्या देखा कि जब ये mRNA राइबोसोम्स के पास गया, ये mRNA rRNA के पास गया, देखो ये आपका आर्टिफिशियल mRNA है, ये mRNA जब rRNA के पास गया तो rRNA ने इस mRNA को रीड किया। क्या किया? rRNA ने इस mRNA को रीड किया और इसने मैसेज दिया tRNA को। किसको मैसेज दिया इन्होंने? tRNA को। तो tRNA अपने साथ सिर्फ क्या लेकर आया? फिनाइलएलेनिन का अमीनो एसिड लेकर आया। क्या लेकर आया ये अपने साथ? फिनाइलएलेनिन का अमीनो एसिड लेकर आया। तो जब यूरासिल का आपको सिर्फ यूरासिल का mRNA मिलता है तो आपको फिनाइलएलेनिन मिलता है, और फिनाइलएलेनिन एक साथ जुड़ के क्या बनाते हैं? एक सिंपल प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक सिंपल प्रोटीन बनाते हैं। देखो कंफ्यूज मत होना, जिसको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है ना, वो बस इतना समझ लो कि प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड चाहिए। कौन सा अमीनो एसिड? क्योंकि 20 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है। अभी समझो अगर आपको मम्मी ने बोला है कि जाके मार्केट से भाजी लेकर आ, अभी मार्केट में तो 10 टाइप की भाजी होती है, कौन सी भाजी लेनी है मम्मी ने बताया ही नहीं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन जब आपको मम्मी बताकर भेजती है कि आज आलू लेकर आना या वटाना लेकर आना या पालक लेकर आना, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होता है। सेम उसी तरीके से हमारा डीएनए जो है वो हमारी मम्मी है, ठीक है। हमारे डीएनए के पास सारी इंफॉर्मेशन है। डीएनए को पता है कि कौन सी प्रोटीन बनानी है, तो वो प्रोटीन बनाने के लिए जो जेनेटिक कोड है वो डीएनए के पास प्रेजेंट है।
जेनेटिक कोड से, मतलब वो जो जेनेटिक कोड है उससे हम mRNA बनाते हैं, मतलब जब हम mRNA बनाते हैं तो उस mRNA पे वो जेनेटिक कोड होता है। mRNA के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सा अमीनो एसिड बनाना है, यानी कि जैसे मम्मी बताती है कौन सी भाजी लाना है, वैसे mRNA बताता है कि कौन सा अमीनो एसिड चाहिए। उस mRNA को रीड करने का काम rRNA करता है, और फिर rRNA चुपके से tRNA को बोल देता है कि mRNA ने ये अमीनो एसिड लाने बोला है, तो tRNA वो अमीनो एसिड लाके mRNA को दे देता है और mRNA प्रोटीन बना देता है। तो प्रोटीन किसी भी अमीनो एसिड से बन सकती है, लेकिन डिपेंड क्या करता है कि आपको कौन सी प्रोटीन चाहिए। आप कोई भी यूजलेस प्रोटीन बनाओगे तो उससे कुछ फायदा नहीं है। जो प्रोटीन जरूरी है वही प्रोटीन हमारी बॉडी में बननी चाहिए, और इसका ध्यान डीएनए रखता है कि यूजलेस प्रोटीन ना बने। यूजलेस प्रोटीन बनेगी तो बॉडी की एनर्जी वेस्ट होगी। ओके, तो यहाँ पर हमको क्या बताया गया है कि जब मैथ्यू और नीरेनबर्ग ने आर्टिफिशियल एमआरएनए बनाया और उसमें सिर्फ यूरासिल के नाइट्रोजन बेसिस थे, तो उससे उनको कौन से टाइप की प्रोटीन मिली? एक ऐसी प्रोटीन मिली जिसमें फिनाइलएलेनिन थे, फिनाइलएलेनिन अमीनो एसिड्स थे। ठीक है, तो दिस एक्सप्लेन दैट UUU कोड्स फॉर फिनाइलएलेनिन। तो इससे ये पता चला कि UUU का जो जेनेटिक कोड है ये कौन सा अमीनो एसिड का कोड वर्ड है? फिनाइलएलेनिन का। CCC ये कौन से अमीनो एसिड का कोड वर्ड है? क्या पूछा मैंने आपको? CCC ये कौन से अमीनो एसिड का कोड वर्ड है? ये आपको जेनेटिक कोड के डिक्शनरी में से देख के बताना है। देखो इधर पे दिया गया है, ये देखो, ये देखो इधर पे CCC कहां पर है? CCC, ये देखो ये वाला बॉक्स। CCC से कौन सा अमीनो एसिड बन रहा है? इसका फुल फॉर्म ढूंढो गूगल से और कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। क्या क्वेश्चन, मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा है आपसे। जैसे UUU से फिनाइलएलेनिन बनता है, देखो इधर दिया है UUU से क्या बनता है? फिनाइलएलेनिन। वैसे CCC से कौन सा अमीनो एसिड बनता है? इधर पे आपको शॉर्ट फॉर्म दिया है, आपको गूगल पे से इसका फुल फॉर्म ढूंढ के बताना है। अगर आप थोड़ा सा ये वीडियो को बैक करके देखोगे तो मैंने इसका फुल फॉर्म भी बोला था, तो जिन बच्चों का ध्यान होगा वो इसका फुल फॉर्म मेरा वीडियो सुन के बता देंगे, और जिनको पीछे बैक नहीं जाना है वो लोग फटाक से शॉर्टकट यूज करो, गूगल से इसका फुल फॉर्म ढूंढो और कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओ। ठीक है, ऑल राइट, तो आगे बढ़ते हैं। कहाँ पर थे हम? हाँ, तो इससे हमको क्या पता चला कि UUU से कौन सा अमीनो एसिड बनता है? फिनाइलएलेनिन बनता है। और धीरे धीरे करके इसी तरीके से अलग अलग टाइप के होमोपॉलीमर कोडॉन्स जो हैं उनको बनाया गया। सो लेटर डिफरेंट होमोपॉलीमर कोडॉन्स वर डेसिफर्ड। डेसिफर्ड मतलब कि आइडेंटिफाइड। डेसिफर का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाई करना। ठीक है, मतलब हर एक अमीनो एसिड का कोडवर्ड पता चला कि अच्छा प्रोलीन के लिए CCC, फिनाइलएलेनिन के लिए UUU, ल्यूसीन के लिए कौन सा कोडवर्ड, एलेनिन के लिए कौन सा कोडवर्ड, ऐसे हर एक अमीनो एसिड का कोडवर्ड पता चला। कोडॉन्स फॉर्म्ड बाय 2 और मोर बेसेस वर आल्सो ट्राइड। ओके, दो नाइट्रोजन बेस से भी कुछ अमीनो एसिड्स बनते हैं। जैसे समझो सिंगल अमीनो एसिड से आपको फिनाइलएलेनिन मिला, UUU से फिनाइलएलेनिन मिला, CCC से प्रोलीन मिला, तो अगर आप UC यूज करोगे, ऐसे दो कॉम्बिनेशन का कोडॉन्स अगर यूज करोगे, सिर्फ C और U, तो कौन सा नाइट्रोजन कौन सा अमीनो एसिड मिलेगा? देखो इधर पे बताया गया है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ही डिवाइस्ड अ टेक्निक फॉर आर्टिफिशियली सिंथेसाइजिंग mRNA। मतलब देखो, हम हमेशा नेचुरल mRNA के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। अगर ज्यादा प्रोटीन चाहिए या इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर प्रोटीन बनाना है तो आर्टिफिशियल mRNA की जरूरत पड़ेगी। तो आर्टिफिशियल mRNA कैसे बनाना है वो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने हमको बताया। तो ही डिवाइस्ड मतलब ही डिजाइन्ड अ न्यू टेक्नोलॉजी फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल mRNA विथ रिपीटेड सीक्वेंसेस, मतलब सेम सीक्वेंस बार बार रिपीट होगा, ओके, ऑफ नोन न्यूक्लियोटाइड्स। बाय यूजिंग सिंथेटिक डीएनए, डॉक्टर खुराना प्रिपेयर्ड चेन्स ऑफ पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स विथ नॉन रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ 2 और 3 न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब इन्होंने क्या किया, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने, इन्होंने आर्टिफिशियल डीएनए यूज किया। मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसे नाइट्रोजन शुगर, नाइट्रोजन बेस, सॉरी पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फोरिक एसिड, ऐसे नॉन नाइट्रोजन बेसिस के सीक्वेंस, देखो ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने आर्टिफिशियल डीएनए बनाया और उस आर्टिफिशियल डीएनए से आर्टिफिशियल एमआरएनए बनाया। आर्टिफिशियल एमआरएनए मतलब प्लास्टिक का एमआरएनए नहीं बनाया। आर्टिफिशियल एमआरएनए मतलब कि नॉन न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, मतलब उनको पहले से पता है कि इस एमआरएनए के ऊपर कौन से न्यूक्लियोटाइड्स है। उन्होंने 2 ही न्यूक्लियोटाइड यूज किए, यूसी का कॉम्बिनेशन ही यूज किया। देखो इधर पे बताया है, सिर्फ 2 नाइट्रोजन बेस यूज हुआ है, यू मतलब C और U,
CU ऐसे दो ही टाइप का नाइट्रोजन बेस यूज किया, तो इससे उनको क्या पता चला, तो दिस रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन हैविंग 2 डिफरेंट अमीनो एसिड्स। तो क्या पता चला, जब हम एक ही टाइप का अमीनो एसिड एक ही टाइप का नाइट्रोजन बेस यूज करते हैं तो एक अमीनो एसिड मिलती है, लेकिन जब आप दो कॉम्बिनेशन यूज करते हो तो आपको दो टाइप की अमीनो एसिड्स देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रहा है आपको, दो टाइप की अमीनो एसिड्स देखने को मिल रही है। और इस कॉम्बिनेशन से स्पेशली CU के कॉम्बिनेशन से हमको कौन से टाइप के अमीनो एसिड्स देखने को मिल रही थी, ल्यूसीन एंड सेरीन, ये दो स्पेशल टाइप के अमीनो एसिड्स हमको देखने को मिल रहे थे। Similarly, polynucleotide chain with 3 nitrogen base repeats gave polypeptide chain with only 1 amino acids, that is CUA। मतलब देखो ध्यान से, एक नाइट्रोजन बेस का चेन बनाया तो एक अमीनो एसिड मिला, दो नाइट्रोजन बेसिस का चेन बनाया तो दो टाइप के अमीनो एसिड्स मिले, लेकिन जब 3 नाइट्रोजन बेस का चेन बनाया तो वापस से सिर्फ एक ही अमीनो एसिड मिला। ऐसे टाइप के नाइट्रोजन बेस से क्या मिला, एक ही अमीनो एसिड मिला। यानी कि ये वाला कॉम्बिनेशन ज्यादा यूजफुल है। मतलब पूरे चेन में दो टाइप का नाइट्रोजन बेस अगर रहेगा, यानी AT या GC या AC मतलब सिर्फ दो टाइप के नाइट्रोजन बेस अगर प्रेजेंट है, तो इन दो टाइप के नाइट्रोजन बेसिस को 3-3 के ग्रुप में बांट दो, मतलब ACA, तो इससे आपको ट्रिपलेट कोडॉन मिलेगा। क्या मिलेगा, देखो इधर पे 3 नाइट्रोजन बेसेस है, CUA, मतलब 3 टाइप के जो नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन अमीनो एसिड एक ही टाइप का मिल रहा है, एक ही टाइप का अमीनो एसिड मिल रहा है, सिर्फ ल्यूसीन। इससे भी ल्यूसीन मिल रहा है, इससे भी ल्यूसीन मिल रहा है, और इससे भी ल्यूसीन मिल रहा है। और पीछे हमने क्या देखा कि CUC से हमको क्या मिल रहा था, इससे हमको मिल रहा था दो टाइप के अमीनो एसिड्स, एक ल्यूसीन और एक सेरीन। इससे हमको क्या देखने को मिल रहा था, दो टाइप के अमीनो एसिड्स। देखो ध्यान से सुनो, कोडॉन मतलब 3 नाइट्रोजन बेस एक साथ। कोडॉन मतलब क्या होता है, 3 नाइट्रोजन बेस एक साथ। अब ये 3 नाइट्रोजन बेस सेम है या अलग है, वो अलग बात है। देखो ये आपका एक चेन है, ये आपका दूसरा चेन है, और ये आपका तीसरा चेन है, ठीक है। इसमें एक ही टाइप के नाइट्रोजन बेस है, इसमें दो टाइप के नाइट्रोजन बेस है, इसमें 3 टाइप के नाइट्रोजन बेस है। नाइट्रोजन बेसिस का टाइप्स बोल रही हूं मैं, इसमें एक टाइप का नाइट्रोजन बेस, इसमें दो टाइप का नाइट्रोजन बेस, इसमें 3 टाइप का नाइट्रोजन बेस। लेकिन यहाँ पर 3 नाइट्रोजन बेस मिलके एक कोडॉन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, 3 नाइट्रोजन बेस मिलके एक कोडॉन बना रहे हैं, 3 नाइट्रोजन बेस मिलके एक कोडॉन बना रहे हैं। तो कोडॉन मतलब ग्रुप ऑफ 3 नाइट्रोजन बेसिस, एक कोडॉन मतलब 3 नाइट्रोजन बेस। कोडॉन मतलब कोड वर्ड ऑफ अमीनो एसिड, तो एक कोडॉन मतलब 3 नाइट्रोजन बेस, ठीक है। बार बार रिपीट नहीं करूंगी, आप ये वीडियो वापस रिपीट करके देखो, वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो यहाँ पर हमको साइंटिस्ट ने बताया कि एक टाइप के नाइट्रोजन बेस से एक अमीनो एसिड मिल रहा है, मतलब एक टाइप का अमीनो एसिड मिल रहा है। दो टाइप के नाइट्रोजन बेसिस से दो टाइप के अमीनो एसिड मिल रहे हैं, 3 टाइप के नाइट्रोजन बेसिस से वापिस एक टाइप का अमीनो एसिड मिल रहा है। तो ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग अमीनो एसिड्स मिलेंगे। और थोड़े टाइम के बाद फिर न्यू साइंटिस्ट आए, सेवेरो ओकोआ established that the enzyme polynucleotide phosphorylase was also helpful in polymerizing RNA with defined sequences in a template independent manner। इतने लंबे पैराग्राफ का मतलब है कि सेवेरो ओकाओ ने भी आर्टिफिशियल mRNA बनाया। देखो ये इतना लंबा सेंटेंस मत लिखना, सिर्फ इतना लिखना कि सेवेरो ओकाओ established the process of synthesis of artificial mRNA, बस इतना लिखो। 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल mRNA बनाकर दिया, डॉक्टर हरगोबिंद खुराना, निरेनबर्ग एंड मैथी एंड सेवेरो ओकाओ, तीनों ने आर्टिफिशियल mRNA बनाया। और mRNA के पास क्या होता है, जेनेटिक कोड, और जेनेटिक कोड से क्या बनता है, अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड से क्या बनते हैं, प्रोटीन्स। ओके, ऑल राइट। फाइनली निरेनबर्ग, मैथी
ओकाओ, डेसिफर्ड ऑल 64 कोडॉन्स इन द डिक्शनरी ऑफ द जेनेटिक कोड। तो फाइनली इन 3-4 साइंटिस्ट ने मिलकर सबने अलग अलग नाइट्रोजन बेस के ऊपर काम किया कि यू से फिनाइल एलानिन मिलता है, यू से ल्यूसीन मिलता है, सी से प्रोलीन मिलता है। ऐसे सारे साइंटिस्ट ने मिलकर अलग अलग अमीनो एसिड्स का कोड वर्ड फाइंड आउट किया और सबने मिलकर जेनेटिक कोड का डिक्शनरी बनाया। और आगे आपको लास्ट पैराग्राफ में क्या दिया गया है, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन अ न्यूक्लिक एसिड इज कॉपीड टू फॉर्म अनदर न्यूक्लिक एसिड। तो क्या बोला गया है यहाँ पर हमको कि जब भी हम रेप्लिकेशन का प्रोसेस करते हैं, मतलब ये आपका मदर डीएनए, इसका जब भी हमको रेप्लिकेशन करना होता है, ठीक है, तो रेप्लिकेशन के लिए या ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या करते हैं, हम न्यू कॉपी बनाते हैं डीएनए का। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, आपके पास डीएनए है और इस डीएनए से आप एमआरएनए बना रहे हो, तो ये एमआरएनए जो है ये भी तो अपना ओरिजिनल डीएनए से ही बना ना। तो जब भी रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है या ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है, देखो ये रेप्लिकेशन है और ये ट्रांसक्रिप्शन है, दोनों ही प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड को कॉपी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, न्यूक्लिक एसिड को कॉपी कर रहे हैं। So during replication and transcription, a nucleic acid is copied to form another nucleic acid, and these two processes are based on complementary principle. और ये दोनों प्रोसेस किसके ऊपर बेस्ड है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल। कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, प्यूरिन विल ऑलवेज बाइंड विथ पिरिमिडीन, यानी कि एडेनिन जो है वो थाइमीन के साथ पेयर करेगा, और अगर आरएनए की बात करें तो यूरासिल के साथ पेयर करेगा, और ग्वानाइन हमेशा साइटोसाइन के साथ पेयर करेगा। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग। अगर आपने मेरा बेसिक्स वाला वीडियो नहीं देखा है डीएनए स्ट्रक्चर का, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज वो वीडियो, इस चैप्टर के स्टार्टिंग के वीडियोस देखो, आपको कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आ जाएगा। So during translation, genetic information is transferred from a polymer of nucleotides to a polymer of amino acids. तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या किया हमने, ट्रांसक्रिप्शन में हमने क्या किया, डीएनए से एमआरएनए बनाया। और अब ट्रांसलेशन में हम क्या करेंगे, ट्रांसलेशन में हम क्या करेंगे, इस एमआरएनए से हम प्रोटीन बनाएंगे। प्रोटीन कैसे बनाएंगे, अलग अलग अमीनो एसिड की चेन को एक साथ लाकर। तो डीएनए से एमआरएनए बनाया, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से अमीनो एसिड्स बनाएंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसलेशन। अमीनो एसिड्स पहले से प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, लेकिन कौन से अमीनो एसिड को एक्टिवेट करना है और यूज करना है, ये इंफॉर्मेशन होती है एमआरएनए के पास, ठीक है। हियर कॉम्प्लीमेंटारिटी प्रिंसिपल डज नॉट एक्सिस्ट। तो प्रोटीन बनाने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल जरूरत नहीं होता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल चाहिए। सुनो क्या बोला मैंने, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों में डीएनए का कॉपी बनता है, तो उधर पे कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल फॉलो होता है। कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल मतलब ये, लेकिन प्रोटीन बनाने के लिए यानी ट्रांसलेशन के लिए कुछ जरूरी नहीं है कि यही सीक्वेंसेस होना चाहिए, आपको आपका प्रोटीन मिलना चाहिए चाहे कैसे भी मिले। तो प्रोटीन बनाने के लिए यानी ट्रांसलेशन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल जरूरी नहीं है। तो आई होप आपको आज की वीडियोस पूरी अच्छे से समझ में आई होगी। ये लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं। इट इज एविडेंट दैट चेंज इन न्यूक्लिक एसिड, या अगर आपका जेनेटिक मटेरियल जरा सा भी बदल जाएगा, अगर आपका नाइट्रोजन बेस का जो सीक्वेंस है, आपका नाइट्रोजन बेसिस का जो सीक्वेंस है, अगर ये सीक्वेंस चेंज हो गया तो इसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। जब आपके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ती है, कोई भी तरीके का केमिकल जब बॉडी के साथ रिएक्ट करता है, तो बॉडी के डीएनए में चेंजेस हो जाते हैं, और अगर बॉडी के डीएनए में चेंजेस हो जाएंगे तो आपके प्रोटीन फॉर्मेशन में चेंजेस हो जाएंगे, और अगर प्रोटीन नए बनेंगे तो बॉडी में काम भी अलग अलग होगा, मतलब डीएनए चेंज तो बॉडी का फंक्शन से चेंज। तो ये हमारे पास सबूत है, एविडेंट मतलब प्रूफ। इट इज प्रूव्ड दैट चेंज इन न्यूक्लिक एसिड or genetic material results in the change in amino acids of proteins, and this clearly explains that genetic code directs the sequence of amino acids during synthesis of proteins. यानी कि आपके प्रोटीन का इंफॉर्मेशन डीएनए से ही आता है। अगर डीएनए बदल जाता है तो प्रोटीन इंफॉर्मेशन भी बदल जाती है और बॉडी में न्यू प्रोटीन बनने लग जाती है। जैसे जब कोई बॉडी में वायरस घुस जाता है तो वो वायरस हमारे डीएनए को बदल देता है, और वो वायरस डीएनए को बदल देता है तो बॉडी में नई प्रोटीन बनने लग जाती है, और ये प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए नहीं बनती है, वो वायरस की बॉडी के लिए बनती है। तो मतलब वायरस हमारी बॉडी में घुस के हमारे ऊपर कब्जा कर लेता है और हमारी सारी प्रोटीन्स को वो बदल देता है और अपनी प्रोटीन्स बनवाने लग जाता है, मतलब हमारे डीएनए को वो अपना नौकर बना लेता है। तो हमारे डीएनए में अगर चेंजेस होंगे तो हमारी प्रोटीन भी बदल जाएंगी, और अगर प्रोटीन बदल जाएंगी तो हमारी बॉडी फिर हमारे कंट्रोल में नहीं रहेंगे। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट नॉट टू वरी, वीडियो को 2 बार देखो, मैं गारंटी देती हूँ आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके उतना शेयर करो। एग्जाम्स आने वाले हैं, सर पर है, उनको अभी टाइम नहीं है रिवाइज करने का। अगर ये वीडियो वो
मतलब 2 की स्पीड पे भी सुनेंगे तो उनको सब समझ में आ जाएगा। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया किस चीज का वेट कर रहे हो, फटाफट सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो और व्हाट्सएप स्टेटस पे और इंस्टा स्टेटस पे शेयर कर दो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पर हम आपको लाइव क्रैश कोर्स, जो फ्री क्रैश कोर्स है, उसके लेक्चर का टाइम टेबल बताते रहेंगे और टेस्ट सीरीज का टाइम टेबल भी वहीं पर दिया जाता है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहां बहुत इंफॉर्मेशन देते हैं, हम डेली टारगेट देते हैं और बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। आई होप आप हमारा लाइव लेक्चर भी अटेंड कर रहे हो, जो क्रैश कोर्स का लेक्चर है आपको समझ में आ रहा है। आप बने रहो हमारे साथ, हम आपके लिए ऐसे बहुत सारी फ्री फैसिलिटीज लाते रहेंगे क्योंकि आपका फ्यूचर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सपोर्ट करते रहो, प्यार दिखाते रहो और पढ़ते रहो। थैंक यू, सी यू सून, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।